प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की सोशल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की भौगोलिक विविधता। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टेटमेंट से, जो कि भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक अरविंदो जी ने दी थी, और उनके कथन के अनुसार, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया appears to be quite distinct from other countries and that itself gives it a certain national character। अर्थात हमें अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश भारत जो दूसरे देशों से काफी अलग लगता है, और यही इसे एक खास राष्ट्रीय पहचान देती है। मतलब कि हमारा देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो दुनिया के और देशों के अंदर नहीं है, और यही भौगोलिक स्थिति जो है इसको एक खास राष्ट्रीय पहचान देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ गया है जोगा फॉल्स। कहां पर है ये? कर्नाटक के अंदर है। नोटिस द प्लेटू एंड वाटरफॉल्स। अब ये जोगा फॉल्स जो है ये एक वाटरफॉल है जो कर्नाटक के अंदर स्थित है, और यहां पर कहा गया है कि ध्यान देना है आपको प्लेटू पर और वाटरफॉल्स पर। तो प्लेटू क्या है? ये सारी की सारी चीजें ऊपर का है, ये वाला एरिया, ये सब का सब जो है प्लेटू है, और ये एक वाटरफॉल है। प्लेटू किसे कहते हैं? जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से प्लेन हो, क्या हो? प्लेन हो, उसे प्लेटू कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जमीन से उठा हुआ भाग है और ऊपर से क्या है? ये प्लेन है, इसीलिए इसे प्लेटू कहा गया है। ठीक है। और ये वाटरफॉल है, कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। तो द पावर ऑफ द वाटरफॉल्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी की जो वाटरफॉल की जो ताकत है उससे जो है क्या बनाया जा रहा है? इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। तो ये जो पानी है इससे जो है स्पेशल जो टर्बाइंस होते हैं उनको घुमाया जाता है, और उन टर्बाइनों से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो है बड़े सवाल हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। के मतलब कि कुछ भारत के ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करनी है यहाँ पर। और दूसरा हमारा सवाल है, हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइव्स। तो हमारी जिंदगी को जो भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो किस तरह से प्रभावित करती है। तो ये सारे के सारे सवाल, ये जो दो सवाल हैं, तो ये जो दो सवाल हैं इनको हम जो है पढ़ने और समझने की कोशिश भी इस चैप्टर के अंदर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space। 1984 के अंदर भारत के पहले जो एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा, वो अंतरिक्ष में गए। स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, और बातचीत की उन्होंने उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी, भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनसे। when she asked him, जब उन्होंने पूछा, कि इन्होंने उस जमाने की प्रधानमंत्री ने, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, भारत जो है स्पेस से कैसा लगता है। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। मतलब कि सारे जहां से अच्छा, सारी दुनिया में सबसे अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और किसका हिस्सा है? एशिया का हिस्सा है। अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, जो भारत है अपने पड़ोसियों के साथ। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और यहाँ पर है म्यांमार। इनके साथ मिलकर ये एक रीजन बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, एक इलाका बनाता है, जिस इलाके का नाम क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इलाका बनाता है। अब देखिए, कॉन्टिनेंट आपको पता है एक बड़ा लैंड मास होता है, एक ज़मीन का टुकड़ा होता है बड़ा, जो किसी न किसी रूप से दूसरे ज़मीन के टुकड़े से अलग होता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये एशिया है और ये अफ्रीका है। ये क्या है? यहाँ पर पानी पानी है, तो ये ज़मीन का टुकड़ा इस ज़मीन के टुकड़े से अलग है, इसलिए हम इसको एशिया कहते हैं, इसको अफ्रीका कहते हैं। अब भारत को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? हमारे देश को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है कि आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे की सारे क्या है? माउंटेन। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुलेमान रेंज है,
यहाँ पर हिमालयन रेंज है और ये गोरो खासी हिल्स है। इससे जो है ये इस एशिया से, इस पार्ट से एशिया के अलग है, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में डाला गया है। फन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन। अक्सर हम बातचीत के लिए भारत के 5 क्षेत्रों का जिक्र करते हैं, और वो कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं? द ग्रेट माउंटेन जोन, ये सारा का सारा इलाका है, ये वाला, ये किस में आता है? द ग्रेट माउंटेन जोन के अंदर आता है। द प्लेन्स, प्लेन क्या है? यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स दिख रहे हैं ना आपको, इस वाले रीजन का जिक्र करते हैं जो गंगा और इंडस ने बनाया है। द डेजर्ट रीजन, ये क्या है? द थार, ये क्या है? इस रीजन की बात करते हैं। द सदर्न पेनिनसुला, ये जो सारा का सारा क्षेत्र है पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी और यहाँ पर पानी। जब ज़मीन का एक टुकड़ा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे पेनिनसुला कहा जाता है। तो इसलिए भारत के इस क्षेत्र को पेनिनसुला या प्रायद्वीप का नाम दिया जाता है। तो जब हम भारत की बात करते हैं अक्सर, और फिर उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है हमारा आइलैंड्स। ये देखिए यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, ये सारे हमारे आइलैंड हैं। तो जब हम भारत का जिक्र करते हैं तो हम ग्रेट माउंटेन की, प्लेन्स की, डेजर्ट की, मरुस्थल की और पेनिनसुला की और आइलैंड की बात करते हैं। In this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places। तो कह रहा है कि भैया इसके अंदर हम ऊपर से उड़ेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें ऊपर से कैसे दिखती हैं, और कुछ झलक जो है हम पास से भी देखने की कोशिश करेंगे। It would be difficult to go into all these detail at this stage। अब इन चीज़ों को इस स्टेज पर, मतलब अभी समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सिंस एज यू विल सून सी इंडिया इज़ लार्ज एंड डाइवर्स, जल्द ही आप यह महसूस करेंगे या देखेंगे कि इंडिया एक बहुत अलग और एक बहुत बड़ा देश है। द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, वाइल द थर डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स। तो ये कह रहा है कि जो हमारा हिमालय है ये नेचुरल बैरियर का काम करता है नॉर्थ के अंदर, और ये जो हमारा थार डेजर्ट है और ये अरेबियन सी जो है ये वेस्ट के अंदर अपनी सीमाएं बनाता है। टू द साउथ द इंडियन ओशन, अब साउथ के अंदर यहाँ पर क्या है? ये हमारा साउथ है, यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन है। एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, और ईस्ट के अंदर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ये हमारी क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है। बे किसे कहते हैं? जहाँ पर 3 तरफ ज़मीन होती है और एक तरफ पानी होता है, उसे बे कहते हैं। फ्रॉम अ नेचुरल बाउंड्रीज, क्या बनाती हैं? नेचुरल बाउंड्रीज बनाती हैं। दीज जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट ए सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, ये हमारा डेजर्ट हो गया वेस्टर्न, ये जो हमारी लिमिट्स हो गई, और ये हमारी ईस्टर्न लिमिट्स हो गई, ये जो है भारत को जो दूसरा जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उससे अलग करता है। एंड हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, और भारत के क्लाइमेट को बनाने के लिए, उसके कल्चर के, उसके इतिहास के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप, इट्स लाइक अ मैसिव बॉल फ्रॉम द लेजेंड, कैन यू गेस द ऑल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज़। तो ये कह रहा है कि हिमालय की जो मैप पर देखिए ये एक मैसिव वॉल की तरह लगता है, दिखता है, और क्या आप एक लेजेंड की तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं हिमालय के अलग अलग पॉइंट से उसकी ऊंचाई का। तो ये एक सैटेलाइट इमेज है, इसके अंदर दिखाया गया है आपको, और ये जो अलग अलग जो हिमालय की जो ऊंचाइयां हैं इसको आप नाप सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हैं। ये सैटेलाइट की इमेज है, और इस रेंज ये कितने हैं? 2500 किलोमीटर लंबी ये रेंज है। तो इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। मतलब जब गर्मी का सीज़न आता है तो ये पहाड़ों पर जमी हुई जो बर्फ़ है ये पिघल जाती है, और यहाँ से कई सारी नदियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस नदियाँ निकलती हैं, और इनके पानी का स्रोत ये पिघली हुई बर्फ़ बनती है। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use। फिर हमें बताया गया है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ पानी उपलब्ध कराती हैं, पानी पीने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के यूज़ करने के लिए।
कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जिससे कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। हैंस द हिमालयाज आर समटाइम कोल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, इसीलिए हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम, हिमालय जो है बहुत सारी संस्कृतियों के लिए, बहुत सारी यकीन विश्वासों के लिए भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द माउंटेन्स themselves आर कंसिडर सेक्रेड एंड टेम्पल्स एंड monasteries हैव बीन बिल्ड विद इन देम, तो कहा गया है पहाड़ों को वैसे ही पवित्र माना जाता है और उनके अंदर बहुत सारे मंदिर मठ बनाए गए हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेशन, जो मंदिर बनाए गए हैं, मठ बनाए गए हैं, ये दुनिया भर के साधु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसके लिए? प्रार्थना के लिए और मेडिटेशन के लिए। हाउ द हिमालयाज वॉज फॉर्म्ड, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, बहुत समय पहले इंडिया एक पार्ट था, एक ज़मीन के टुकड़े का, एक लैंड मास का, जिसका नाम था गोंडवाना। तो ये देखिए यहाँ पर ये गोंडवाना है और इंडिया जो है हमारे यहाँ पर है, तो ये इसका पार्ट हुआ करता था। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, और इसका उस टाइम पे कौन था नेबर? अफ्रीका। ये जो देख रहे हैं ना आप अफ्रीका, ये इसका पड़ोसी हुआ करता था। सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, और किसी समय ये टूट गया और धीरे धीरे ये नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया, तो ये इधर की तरफ मूव करने लग गया। About 5 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. ये 50 मिलियन वर्ष बाद यूरेशिया के लैंडमास पर पहुंचा और उससे टकरा गया। As India pushed against Eurasia, और इंडिया जो है यूरेशिया को पुश करने लगा, धकेलने लगा। The land between them crumpled and rose up, उनके बीच की जो ज़मीन थी वो उखड़ गई और ऊपर उठने लग गई। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश्ड इट, उसी तरह से जैसे जब आप कारपेट को, चादर को धकेलते हैं, पुश करते हैं, तो उसके अंदर जो रिंकल्स आती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। डेट हाउ द माइटी हिमालयंस माउंटेन वर फाउंड, और उसी का कारण है कि ये विशाल हिमालय पर्वत बने। आप ये वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे, और आश्चर्य की बात यह है कि जो इंडिया है आज भी एशिया को पुश कर रहा है, उसको धकेल रहा है बहुत धीरे धीरे। अबाउट 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर हर साल ये एशिया को धकेल रहा है, या कहें कि 5 सेंटीमीटर हर साल बढ़ रहा है। और विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज, ये इतनी धीमी है, इससे ज़्यादा आपके बाल बढ़ जाते हैं, मतलब कि आपके बालों की गति के बढ़ने से भी इसकी रफ्तार कम है। और इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय स्टिल ग्रोइंग टोलर, इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जस्ट ए टाइनी बाइट ईच ईयर, थोड़ा थोड़ा, हर साल थोड़ा सा। अबाउट 5 मिलीमीटर्स, हर साल 5 मिलीमीटर। ओवर अ मिलीनियम डेट एड्स अप टू 5 मीटर, और हज़ारों सालों में ये 5 मीटर लंबा हो जाएगा। द वर्ड हिमालय इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड, हिमालय शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिमा मीनिंग स्नो, हिमा का मतलब है बर्फ, एंड आलय मीनिंग अबोर्ड, और आलय का मतलब है निवास, मतलब अबोर्ड। तो इस तरह से हिमालय का मतलब हो गया अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर या बर्फ का निवास। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस, हिमालय को 3 रेंजों में बांटा गया है। द हिमाद्री, पहली रेंज जो है क्या है? द हिमाद्री है। दूसरी रेंज क्या है? द हिमाचल है। तीसरी रेंज जो है शिवालिका है। तो इस तरह से हिमालय को 3 रेंजेस के अंदर बांटा गया है। तो पहली रेंज जो है हमारी द हिमाद्री, ये इसको क्या कहा जाता है? ग्रेटर हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है।
आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। तो ये एक सबसे ऊंचा और उबड़ खाबड़ हिमालय का पार्ट है। होम ऑफ टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। और ये घर है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची चोटियों का। दिस रीजन दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर्स। और ये जो रीजन है पूरे साल बर्फ से ढका हुआ रहता है। लाइफ हेयर इज टफ एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पर जिंदगी जो है बहुत ही टफ है और यहाँ पर इंसानों की कोई भी बस्ती नहीं पाई जाती है। फिर हमारा दूसरा है द हिमाचल। द लोअर हिमालय। तो जो हिमाचल है हमारा, ये हिमाद्री से नीचे वाला जो सेकंड पार्ट है इसको लोअर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। तो यहाँ पे जो है ये हमारा नॉर्थ है, तो यहाँ हमारा जो है ग्रेटर हिमालय है, तो दूसरे नंबर पे ये साउथ के अंदर इसका क्या पड़ेगा, हिमाचल पड़ेगा। तो यहाँ पर स्थित है। एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। और यहाँ पर ठीक ठाक क्लाइमेट पाया जाता है। अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। और ये जो ठीक ठाक वातावरण पाया जाता है ये अलाउ करता है यहाँ पर हैबिटेशन को और बायोडाइवर्सिटी को। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश एंड मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। जो पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं जैसे कि नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, ये सारे के सारे इस क्षेत्र के अंदर लोकेटेड हैं। द शिवालिका हिल्स और आउटर हिमालयास। तो जो हमारा आउटर हिमालय है ये तीसरे नंबर का जो है शिवालिका, या फिर जो है इसको आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड लोवेस्ट रेंज। ये आउटर मोस्ट और लोवेस्ट मतलब छोटी रेंज है। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर घुमावदार पहाड़ियां हैं और घने जंगल हैं। These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains। इसका मतलब ये हुआ कि शिवालिका जो है ये ट्रांजिशन जोन का काम करता है हिमालय और गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये एक ट्रांजिशन का काम करता है। The cold desert of India. The word desert immediately evokes an image of hot place। मतलब जैसे ही हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर होती है एक गर्म स्थान की, गर्म जगह की। लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर ऑल्सो ए कोल्ड डेजर्ट। हमारे यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट भी पाए जाते हैं या कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया। और एक हमारे देश भारत के अंदर है या हमारे पास है और उसका नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रो बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख एक ऐसा जगह है जहां पर सर्दियों में तापमान जो है, टेम्परेचर जो है -30 डिग्री हो जाता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पर बहुत कम बारिश पड़ती है। एंड द लैंडस्केप इज रग्ड। और यहाँ का जो दृश्य है प्राकृतिक वो एक रग्ड है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है। विथ रॉकी टेरेन। यहाँ पर जो रॉकी टेरेन मतलब इलाका, तो यहाँ पर जो इलाका है वो चट्टानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। डीप वैली, गहरी खाइयां हैं। एंड लेक्स, झीलें हैं, सच एज पेंगोंग तासो। और पेंगोंग तासो जैसी झीलें हैं। यह जो इलाका है बहुत रग्ड है, चट्टानी इलाका है। यहाँ पर गहरी घाटियां पाई जाती हैं और यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं पेंगोंग जैसी। द टेरन हेयर रिजेंबल्स डेट ऑफ द मून। मतलब यहाँ का जो इलाका है वो चांद जैसा दिखाई देता है। हैंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। इसलिए इसको मूनलैंड कहा जाता है। मूनलैंड मतलब चांद की जमीन। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन। जियोलॉजिस्ट ने इस इलाके को एक्सप्लेन किया है कि इस इलाके का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एज वी सो अर्ली बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन वर फोल्डेड when the Indian landmass collided with Eurasia। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये फोल्डेड माउंटेन कैसे शुरू हुए, किस तरह से इंडिया का लैंडमास यूरेशिया के लैंडमास से टकराया और इसकी फॉर्मेशन हुई। द फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशन। और ये जो फोल्डेड पार्ट है इस इलाके का, ये उस जमाने में, किसी जमाने में एक महासागर, एक ओशन हुआ करता था। एंड सो द रॉक in this area are
आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। इसलिए इस इलाके की जो चट्टानें हैं वो बनी हुई हैं रेत की और मिट्टी की। विंड एंड रेन हैव एरोडेड द माउंटेन इनटू शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। हवा ने और बारिश ने पहाड़ को घिसकर वैसा आकार दे दिया है जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं। Despite the harsh condition, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopards, ibex, and Tibetan एंटीलोप्स। मतलब के मुश्किल हालातों के बावजूद लद्दाख स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और तिब्बती एंटीलोप जैसे अनोखे जंगली जानवरों का घर है। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ। लद्दाखी लोग जो है सादा जीवन जीते हैं। द रीजन इज नोन फॉर इट्स एसेंट मोनास्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल्स सच एज लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल्स। तो लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह इलाका अपने पुराने मठों और लोसर और हेमिस फेस्टिवल जैसे रंगीन त्योहारों के लिए भी जाना जाता है।